I welcome you all to the amazing platform of Physics Wala. Today we are here to discuss the lecture number 2 of our chapter Coordination Compounds in our wonderful batch, that is the Sankalp batch. तो आप सभी का इस amazing platform पे बहुत बहुत स्वागत. मैं हर्षा सोनी आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लीगेंड्स के बारे में बेटा बहुत सारी आज बातें करने वाले हैं. जिसमें बेटा एक तो हम लीगेंड्स के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड्स होगा, एंड देन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ वेरी स्मॉल वेरी नाइस थ्योरी, दैट इज द वर्नर्स थ्योरी. दोनों के दोनों ही टॉपिक आपका बेसिक डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर. आई होप आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 को बहुत अच्छे से देखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, सारे बेसिक्स अपने एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लिए हैं. जो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैं ये उम्मीद करती हूँ, है ना बेटा. चलो अब स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा आपको एक क्विक रिवीजन ले देती हूँ. एक छोटा सा एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं बेटा कि आपने लास्ट क्लास में क्या क्या करा था. लास्ट क्लास में आपने लीगेंड्स के रिस्पेक्ट में मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी. तो लीगेंड्स बेटा कौन होते हैं? लीगेंड्स वो होते हैं जो मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स बनता है एज अ रिजल्ट उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. उसके बाद लीगेंड्स को बहुत सारे तरीके से क्लासिफाई किया जाता है. कल की क्लास में हमने डिस्कस करा था हम लीगेंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज क्लासिफाई कर सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज एंड द न्यूट्रल रिस्पेक्टिव लीगेंड्स. सबसे पहला क्लासिफिकेशन जिसमें आपने बहुत सारे टाइप्स के लीगेंड्स देखे. सफिक्स जाना आपने नेगेटिवली चार्ज लीगेंड के लिए आप ओ लगाते हो या फिर आप आइडो लगाते हो. आप पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड्स के लिए ईएम लगाते हो. आप न्यूट्रल लीगेंड्स के लिए एक स्पेसिफिक नाम है जिससे आपको उन्हें याद रखना होता है. आप उनके जो नाम आपने बचपन से पढ़े हैं उन्हें आपको इस चैप्टर के अंदर भूलना पड़ेगा. करेक्ट. उसके बाद हमने डिस्कस करा था ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी. डेंटिसिटी का क्या मतलब होता है? एक बच्चे का कमेंट आता है मैम हमें लिखित में डेफिनेशन में नहीं समझ में आ रहा है, आप अपने हाथ से लिखिए. बेटा मैंने कल की क्लास में अपने हाथ से भी लिखा था, है ना. डेंटिसिटी बताइए, सभी बताइए, मन में से आवाज आनी चाहिए. व्हाट इज डेंटिसिटी? है ना. डेंटिसिटी का मतलब होता है लीगेंड के अंदर कितना ऐसी जगह है जहां से मेटल के साथ वो बॉन्ड बना सकता है, यानी कि कितना उसके पास डोनेटिंग साइड्स हैं बेटा, या फिर कितने उसके पास नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं वहां से डोनेट कर सकता है, कितना उसके पास लोन पर दिखाई दे रहे हैं वहां से डोनेट कर सकता है. जैसे तुमने कल ईडीटीए पढ़ा था, ईडीटीए में तुम्हारे पास 6 जगह थी डोनेट करने के लिए, जिसमें से 4 थे नेगेटिव चार्ज, 2 थे बेटा लोन पेयर. तो तुमने तभी की तभी पता लगा लिया कि वो लीगेंड हेक्साडेंटेट है. एक लीगेंड कितनी जगह से मेटल के साथ बॉन्डिंग कर सकता है? द नंबर ऑफ डोनेटिंग साइड्स ऑन द लीगेंड इज कॉल्ड एज डेंटिसिटी. ये बात किसी भी बच्चे के दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए बेटा, किसी कीमत पे नहीं निकलनी चाहिए. जिसने लिखा था उसी के लिए लिख रही हूँ. डेंटिसिटी की दोबारा से डेफिनेशन लिख रही हूँ, फिर से लिख रही हूँ. किसकी डेफिनेशन? डेंटिसिटी. क्या होता है डेंटिसिटी? वो होता है बेटा नंबर ऑफ बेटा कितना डोनेटिंग साइड्स, नंबर ऑफ डोनेटिंग साइड्स ऑन लीगेंड through which it can form बॉन्ड दैट इज अ कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड. कोऑर्डिनेट और डेटिव का बेटा एक ही मतलब होता है, विथ मेटल. विथ किसके साथ बेटा? मेटल. तो ये बातें आपके दिमाग में से ना निकल जाएं. ये है लीगेंड की डेफिनेशन जो कि है डेंटिसिटी के रिस्पेक्ट में. तो डेंटिसिटी कितने कितने टाइप की पढ़ी थी? तुमने पढ़ा था तुम्हारे पास होता है मोनोडेंटेट. क्या पढ़ा था? तुम्हारे पास होता है बेटा क्या? मोनोडेंटेट. और तुम्हारे पास क्या होता है? मोनोडेंटेट के बाद तुम्हारे पास होता है बेटा बाइडेंटेट. मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, है ना. सबसे ज्यादा सवाल इन दोनों पे आते हैं. उसके बाद ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये सब भी होते हैं, बट बोर्ड्स में से सवाल नहीं पूछा जाता, तो इसलिए तुम टेंशन फ्री रहो. जेई नीट के बच्चे होते तो मैं ऑलरेडी कराती, है ना. अब उसके बाद बेटा एक इंपॉर्टेंट तुम्हें और ध्यान रखना है जिसका नाम है हेक्साडेंटेट. इतना
तुमने कल की क्लास में मैम के साथ डिस्कस करा था, ये तीनों एकदम इधर याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, अब हम आज जो है अगला एक बार क्लासिफिकेशन और पढ़ लेते हैं छोटा सा। एम्बिडेंटेट लीगेंड के बारे में जानो बेटा। अब क्या है एम्बिडेंटेट लीगेंड? एम्बिडेंटेट लीगेंड का अब क्या मतलब होता है, देखो सीखो भाई, सीखो बेटा। एम्बिडेंटेट लीगेंड का मतलब होता है बेटा कि लीगेंड जो है ना, लीगेंड जो है वो होगा तुम्हारा, लीगेंड जो होगा ना बेटा, जो लीगेंड होगा देखो यार वो होगा मोनोडेंटेट, है ना। इतना ध्यान रखना कि वो लीगेंड हर हालत में क्या होगा, मोनोडेंटेट होगा, लेकिन फिर भी उसके ऊपर दो साइड्स होंगी डोनेट करने के लिए, है ना। मोनोडेंटेट लीगेंड ही होगा, मोनोडेंटेट लीगेंड ही होगा, लेकिन उसके ऊपर डोनेटिंग साइड्स जो होंगी वो दो होंगी, जिसमें से हमेशा एक नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा और एक हमेशा लोन पेयर दिखाई देगा। यानी कि उसकी एबिलिटी यहाँ से भी डोनेट करने की है, उसकी एबिलिटी यहाँ से भी डोनेट करने की है, परंतु वो मोनोडेंटेट है। ठीक है कि उसके ऊपर दो डोनेटिंग साइट्स है, बट वो एक बारी में किसी एक से ही डोनेट करेगा, ये तय है, ये सत्य नहीं बदलेगा, ध्यान रहे, है ना। डोनेशन विल अकर ओनली फ्रॉम द वन साइड, लिखूंगी मैं यहाँ पे, डोनेशन विल अकर, डोनेशन विल अकर ओनली फ्रॉम वन साइड, दोनों तरफ से नहीं डोनेशन करेगा, डोनेशन एक ही तरफ से करेगा, ये ध्यान रहे। अभी एग्जांपल की तरफ से सब समझ में आ जाएगा बेटा। Dutch ligands having two or more donor atoms but only one donor atom is attached to the metal during the complex formation, ये है इसकी सबसे पहले डेफिनेशन, है ना। क्या बेटा, मोनोडेंटेट ही होगा। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स को सीखो, अब इसके बेटा एग्जाम्पल्स को सीखो, मैं साइड में हट गई हूं। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल आता है बेटा आपके पास, है ना। आपके पास मैं एक कंपाउंड बनाती हूं इस तरीके से, जिसमें कार्बन के ऊपर है लोन पेयर और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है बेटा, रिस्पेक्टिवली। स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और कार्बन के ऊपर क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है ना। अब आपको क्या करना है, आपको करना है डोनेशन। अब हो सकता है बेटा, हो सकता है कि आपका यही डोनेशन, आपका बेटा यही डोनेशन जो है, आपका बेटा यही डोनेशन जो है, हो सकता है कि नाइट्रोजन के थ्रू हो, है ना, और हो सकता है बेटा कि कार्बन के थ्रू हो। इन दोनों में से किसी भी एक की तरफ से डोनेशन हो सकता है ना। अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर तुम्हारा डोनेशन कार्बन की तरफ से होता है, दोनों एक साथ डोनेट नहीं कर सकते, दोनों एक साथ डोनेट नहीं कर सकते, एक ही बारी में एक ही डोनेट करेगा, ये ध्यान रहे। तभी मैंने पहले ही लिख दिया ये मोनोडेंटेट है, ये बाइडेंटेट नहीं है। ये बात दिमाग में बैठ जाए हर बच्चे के। इसको क्या बोलूं, इसका नाम लिखा जाएगा साइनाइडो। क्या लिखा जाएगा, साइनाइडो, या फिर इसका नाम लिखा जाएगा दूसरे वाले का आइसोसाइनाइडो। कार्बन से डोनेशन अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आइसोसाइनाइडो, और फिर भी ये भी नाम लिखने में मजा नहीं आ रहा है तो लिखो साइनाइडो कार्बन, तो लिखो साइनाइडो सी, नहीं तो फिर लिखो तुम यहां पर साइनाइडो एन। इनके नाम बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, इनके नाम बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, इनके नाम बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए। साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, साइनाइडो एन, साइनाइडो सी। कार्बन से डोनेशन है तो क्या नाम है, नाइट्रोजन से डोनेशन है तो क्या नाम है, हर बच्चे को बहुत अच्छे से ध्यान रहे। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास सेम चीज। अब ये कंपाउंड आ सकता है आपके पास, है ना बेटा, ये कंपाउंड आ सकता है आपके पास कुछ इस तरीके से, जिसमें से हो सकता है बेटा डोनेशन नेगेटिव चार्ज के थ्रू हो सकता है बेटा आपके डोनेशन किसके थ्रू हो, लोन पेयर के थ्रू हो। अगर आपका डोनेशन नेगेटिव चार्ज के थ्रू होता है तो आप उसे बोलोगे साइनेटो, क्या बोलोगे, साइनेटो। और अगर इसके थ्रू होता है तो आप बोलोगे बेटा आइसोसाइनेटो, साइनेटो एंड आइसोसाइनेटो।
या फिर आप लिखो बेटा, या फिर आप लिखो साइनेटो ऑक्सीजन, साइनेटो नाइट्रोजन, साइनेटो ऑक्सीजन एंड साइनेटो नाइट्रोजन। तो बेटा आपको डोनेटिंग साइट के हिसाब से कुछ नाम है जिनका आपको ध्यान रखना है, और अगर आप वो नाम का ध्यान नहीं रखेंगे तो गलती बेटा हो सकती है। सेकेंड एग्जाम्पल, उसके बाद आता है बेटा, अब चलते हैं आगे, मैं साइड में हट गई हूं, आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा अगला एग्जाम्पल आपके पास, अगला एग्जाम्पल आता है बेटा जिसमें बस ऑक्सीजन को हटा के आप सल्फर लगा देंगे, ऑक्सीजन को हटाकर सल्फर लगा देंगे तो क्या होगा, बस, है ना। हो सकता है बेटा कि आपकी डोनेटिंग साइट ये हो सकता है बेटा आपकी डोनेटिंग साइट ये हो। तो अगर आप सल्फर के थ्रू डोनेट कर रहे हैं तो आप उसे बोलोगे बेटा थायोसाइनेटो, है ना। थायो वर्ड तब आ जाता है जहां पर भी सल्फर आ जाता है, वहां पर आप थायो वर्ड को हमेशा जोड़ देते हो। जैसे आपके पास कल मैंने CO लिखवाया था कार्बोनिल, CS लिखवाया था थायो कार्बोनिल। थायो वर्ड सल्फर शब्द के लिए यूज किया जाता है, ठीक है बेटा, ध्यान रहे। थायोसाइनेटो यहां पर आप लिखेंगे बेटा आइसो थायोसाइनेटो, आइसो थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो बेटा और आइसो थायोसाइनेटो, है ना। या फिर आप क्या लिख सकते हो बेटा, आप लिख सकते हो थायोसाइनेटो S, या फिर आप लिख सकते हो बेटा थायोसाइनेटो N, थायोसाइनेटो N, थायोसाइनेटो S, थायोसाइनेटो N, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, अगली चीज, अगली चीज आपके पास आती है बेटा, आप बनाइए नाइट्रो कंपाउंड NO2, है ना। तो अब इसमें क्या होगा बेटा, अब इसमें क्या होगा हो सकता है हो सकता है बेटा कि डोनेशन नाइट्रोजन के थ्रू हो, या फिर बेटा हो सकता है डोनेशन ऑक्सीजन के थ्रू हो। डोनेशन इन दोनों में से किसी भी चीज के थ्रू हो सकती है। तो अगर आप नाइट्रोजन के थ्रू डोनेशन करते हो तो आप उसे बोलते हो बेटा सबसे पहले नाइट्रो, और ऑक्सीजन के थ्रू होती है बेटा तो आप उसे बोलते हो नाइट्राइटो, नाइट्रो नाइट्राइटो, ठीक है। या फिर आप इसे लिख सकते हैं नाइट्रेटो, नाइट्राइटो N, और इसे लिख सकते हैं बेटा आप नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O। अब ये नाम किसी भी बच्चे के दिमाग में से नहीं निकलने चाहिए बेटा, ये नाम किसी भी बच्चे के दिमाग में से नहीं निकलने चाहिए। ये 4 एग्जाम्पल जो आपके पास प्रेजेंट है एम्बीडेंटेट लिगेंड के, ये हर बच्चे को बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए, ये हर बच्चे को बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए, ध्यान रहे एम्बीडेंटेट। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट आपके पास आता है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। अब ये फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड क्या है, अब ये देखो बेटा, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है बेटा, सिंपल सी बात बता रही हूं कि व्हेन लिगेंड, जब लिगेंड, व्हेन लिगेंड कैन चेंज, व्हेन लिगेंड कैन चेंज its denticity, when ligand can change its denticity। देखो लिगेंड है ना, हो सकता है कभी कभी बाइडेंटेट होकर भी कभी कभी मोनोडेंटेट की तरह काम कर सकता है, या फिर हेक्साडेंटेट है जैसे EDT है, हो सकता है कि वो 6 की 6 साइड से ना डोनेट करे, 5 से कर दे, 4 से कर दे, यानी कि वो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकता है। लेकिन वो चेंज जब करता है तो वो मेटल के हिसाब से चेंज करता है। मेटल अगर नहीं अलाउ कर रहा है 6 की 6 साइड्स के साथ बॉन्ड करने के लिए तो वो 6 की 6 साइड से नहीं बॉन्ड करेगा, वो 5 के साथ कर लेगा, वो 4 के साथ कर लेगा, यानी कि वो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकता है। सो इट कैन बी अ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, ठीक है बेटा, ध्यान रहे, सिंपल सी बात है, ये ज्यादा पूछा नहीं जाता है बट ऐसा है कॉन्सेप्ट तो इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। फ्लेक्सीडेंटेट से बेटा ज्यादा सवाल नहीं आते हैं आपके,
आने के चांस ही बेटा बहुत कम होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे एग्जाम्पल की बात करूं, हमारे पास हो सकता है बेटा ईडीटी हमारे पास एग्जाम्पल होता है, हमारे पास कार्बोनेट हमारा एग्जाम्पल होता है ना बेटा। और इनको अब समझना है आपको। ईडीटी है, जैसे ईडीटी है बेटा तो नाइट्रोजन है ना, ये आपका फिर नाइट्रोजन, ये क्या आ जाएगा बेटा CH2COO नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा CH2COO नेगेटिव, दिस विल बी CH2COO नेगेटिव एंड दिस विल ऑल्सो बी CH2COO नेगेटिव। तो तुम्हें मोटा मोटा 6 डोनर साइट्स दिखाई देती है, बट सब की सब 6 की 6 डोनर साइट से एक साथ डोनेशन हो सकता है, किसी किसी केस में ना हो, तो फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंड है। अगर मैं तुमसे बात करूं बेटा कार्बोनेट की, तो कार्बोनेट का जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, वो होता है कुछ इस तरीके से। अब बेटा डोनेटिंग साइट्स जो आपको दिखाई दे रही हैं वो 2 दिखाई दे रही है ना, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा दोनों ही साइड से डोनेट करे, ये एक से भी डोनेट कर सकता है, ये मोनोडेंटेट की तरह काम भी कर सकता है, ये बाइडेंटेट की तरह भी काम कर सकता है। यूजुअली बेटा ये मोनोडेंटेट की तरह ही काम करता है, ठीक है, बट इट कैन एक्ट एज अ बाइडेंटेट ऑल्सो, क्योंकि आपको पता है 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 2 तरफ से डोनेशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ से सवाल बेटा बहुत ही कम आते हैं, बस एक बार रीडिंग मार लेना, उतना ही बहुत है, ठीक है। फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंड। अब सारे के सारे लीगेंड्स की बेसिक क्लासिफिकेशन को होने के बाद है ना, अब आपको एक टाइप का क्लासिफिकेशन और पढ़ना है ना बेटा, आपको एक टाइप का क्लासिफिकेशन और पढ़ना है। अब आपको बिल्कुल मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। तुमने लीगेंड्स को किस किस बेसिस पर अब तक क्लासिफाई कर लिया है मैम के साथ। लीगेंड्स को तुमने क्लासिफाई किया है किस किस के बेसिस पे, एक तो तुमने ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, है ना, तुमने एक तो चार्ज के बेसिस पे क्लासिफाई किया है, दूसरा तुमने ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी तुमने क्या कर लिया है क्लासिफाई, है ना। अब तुम तीसरा भी पढ़ो, वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, अब मैं लिखूंगी पूरा, ऑन द बेसिस ऑफ बेटा बॉन्डिंग बिटवीन, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ बेटा बॉन्डिंग बिटवीन बेटा लीगेंड एंड मेटल, लीगेंड एंड मेटल, और मेटल और लीगेंड के बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है, उसके बेसिस पे अब हम करेंगे अपना क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन। अब आ जाओ ऑन द क्लासिफिकेशन, दैट इज द थर्ड पार्ट। तो डिस्कस करते हैं बेटा नाउ। On the basis of bond formed between ligand and metal, on the basis of the bond formed between ligand and the metal, ligand and the metal। लिखेंगे बेटा, अब क्या होता है, यहां 3 टाइप की क्लासिफिकेशन आपके पास इसके अंदर आती है। एक को बोल दो बेटा आप सिग्मा डोनर, सुनना है अभी आराम से, बिल्कुल आराम से सुनना है अभी। एक को बोलते हो बेटा आप सिग्मा डोनर, एक को बोलते हो बेटा आप सिग्मा डोनर पाए एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर पाए एक्सेप्टर, और एक को बेटा आप बोलते हो, एक को बेटा आप बोलते हो पाए डोनर एंड पाए एक्सेप्टर, पाए डोनर पाए एक्सेप्टर।
सबसे पहले ये 3 क्लासिफिकेशंस आपके पास है। अब इनका इंडिविजुअली क्या क्या मतलब होता है वो मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है बेटा। अब सिग्मा डोनर का मतलब क्या होता है? सिग्मा डोनर का मतलब देखिए, देखो बेटा, अगर आपके पास कभी ऐसा हो कि आपका लीगेंड जब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को डोनेट करे, है ना, और उस दौरान जो आपका बॉन्ड बनेगा वो आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो ऐसे रिस्पेक्टिव लीगेंड्स को हम सिग्मा डोनर लीगेंड्स कहते हैं। सिंपल सी बात है बेटा, देखो जब दो चीजों के बीच में पहला बॉन्ड बनता है तो वो सिग्मा ही बनता है ना। आपका लीगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कर रहा है ना, पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो आपका क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड ही होता है, वो भी तो बेटा सिग्मा ही बॉन्ड होता है। तो आप क्या बोलेंगे इनको? सिग्मा डोनर। भाई पहला बॉन्ड बना है तो सिग्मा ही होगा, दोनों के बीच में बॉन्डिंग होने के बाद उस बॉन्ड के हिसाब से नाम दे दिया गया है सिग्मा डोनर। क्या नाम दे दिया गया है? सिग्मा डोनर, ठीक है, ध्यान रहे। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे बेटा यहाँ पे ठीक है, सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। अब यहां आओ, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। यहां क्या होगा ना बेटा, यहां तुम्हें क्या दिखाई देगा कि जो लीगेंड है ना वो अपना जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को डोनेट करेगा, है ना, वो बेटा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को डोनेट करेगा, और मेटल जो है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास से भी उसको वापस से बैक डोनेट करेगा, है ना। लीगेंड भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को दे रहा है और बड़े प्यार से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। मेटल को रोना आ गया कि कितना अच्छा है लीगेंड, कितना मेरे बारे में सोचता है, मुझे कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, तो चलो मैं भी तुम्हें थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता हूं, और हम जब अब अगला बॉन्ड बनाएंगे तो वो तो पाई ही होगा, तो उसको क्या बोलूं? सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को डोनेट करी, यही चैप्टर का बेसिक है। कौन सा बॉन्ड बनाया? सिग्मा बॉन्ड बनाया। मेटल को रोना आ गया, बहुत बहुत ज्यादा प्यार आ गया, है ना, आंखें भर आई, कहता है थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे पास ज्यादा हो गई है, चल तू भी ले ले, है ना। अब अगला बॉन्ड जो बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड, है ना। इसने जब डोनेट किया, सिग्मा डोनर डोनेट करने के पर इसने कौन सा बॉन्ड बनाया? सिग्मा। और पाई एक्सेप्टर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या बोलूं इसको? क्या बोलूं? एक्सेप्टर बोलूं, है ना। और अब जो अगला बॉन्ड बनेगा उसका क्या नाम होगा? पाई होगा, तो पाई एक्सेप्टर नाम हो गया बेटा। इन लीगेंड्स को, इस लीगेंड को मैंने नाम दिया है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। ये इस लीगेंड के हिसाब से रखा गया नाम, ये मैंने नहीं रखा है, ये भगवान ने रखा है, ये सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, ठीक है बेटा। अभी इसके बारे में हम पहले सारी की सारी बातें कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, ठीक है बेटा। लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, यहाँ क्या आएगा बेटा? when ligand donates its electron density its electron density to metal and metal back donates its electron density to ligand। अभी ये डेफिनेशन को और थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे, है ना। अभी इस डेफिनेशन को बेटा हम और डिटेल में समझेंगे। अब स्टार्ट करते हैं पहले
अपन अपना पोर्शन, सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर। यहाँ बहुत सारी चीजें बेटा समझने के लिए, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। सिग्मा डोनर, ये देखो मैम क्या लिख रही हैं, मैम को लिखना है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर बेटा, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर बेटा, है ना, है ना, यही लिखा था ना बेटा। लीगेंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो मेटल को डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और मेटल जो है बैक डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। अगर तुम छोटा सा बस बेसिक की बात करो तो यही है सारा जो तुम्हें इसमें समझना है, ठीक है बेटा, जो तुम्हें इसमें समझना है। अब जो तुम्हारे इस टाइप के लीगेंड्स होते हैं, इस टाइप के लीगेंड्स को तुम ये नाम भी देते हो प्लस इनको पाई एसिड लीगेंड्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पाई एसिड लीगेंड्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो तुम्हारे पास तुम्हें ध्यान में रखने हैं बेटा, वो है CO, CN नेगेटिव और NO पॉजिटिव। यही 3 लीगेंड्स है जो तुम्हें इस केस में सबसे ज्यादा ध्यान रखने, और भी हो सकते हैं, फिर वो हम अपने बोर्ड्स के हिसाब से उसमें बात नहीं करेंगे। बोर्ड्स के हिसाब से आपको इन तीनों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, और उनमें भी आपको सबसे ज्यादा ध्यान, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर लीगेंड है बेटा, वो है CO, क्योंकि आपसे सवाल उसी से ही पूछे जाते हैं। आपसे बेटा सवाल उसी से ही पूछे जाते हैं, जिससे आप क्या कहते हो, CO को बेटा आप कौन सा लीगेंड कहते हैं? आप उसे कहते हैं बेटा कार्बोनिल। क्या कहते हैं बेटा? आप उस लीगेंड को कहते हैं कार्बोनिल, है ना। अब देखो बेटा कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस ये बनाता है, तो ये बना सकता है बेटा जैसे कि आपके पास NiCO4 एक इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है ना। कैसा होता है बेटा वो कॉम्प्लेक्स, मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ, है ना। उसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है ना। ये बेटा होता है इसका स्ट्रक्चर जो कि होता है टेट्राहेड्रल। क्यों टेट्राहेड्रल होता है इसके लिए भी तुम्हें कुछ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जब समय आएगा मैं अपने आप सिखा दूंगी, मैं अपने आप सिखा दूंगी कि ये टेट्राहेड्रल क्यों है, इसे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। याद कर ले तो बेटा अच्छा ही है ना, टाइम थोड़ा कम लगता है, बट स्टिल वी हैव अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस जो आगे आएगी, है ना बेटा। या हो सकता है आपका Fe, है ना बेटा, CO5, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। Fe, CO5 बेटा, FeCO5, ठीक है ध्यान रहेगा। सबसे पहले मैंने कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं, अब मुझे इस CO के रिस्पेक्ट में आपको कुछ चीजें बतानी है। लिखेंगे बेटा, मैं हट गई हूं, आप पॉज करके लिख सकते हैं। अब क्या आता है बेटा, अब हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है बॉन्डिंग। जो यहाँ पर बॉन्डिंग होती है इसकी बॉन्डिंग से सवाल आते हैं। अंदर जो बॉन्डिंग होगी बेटा उसकी बॉन्डिंग से सवाल आते हैं। अंदर क्या चल रहा है, मेटल और लीगेंड के बीच में ये क्या रायता फैला हुआ है, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, व्हाट इज दिस, है ना। अब इसको समझो, ये जो बॉन्डिंग बेटा यहाँ पर, ये जो लीगेंड और मेटल के बीच में, ये जो बेटा यहाँ पे लीगेंड और मेटल के बीच में ये जो बॉन्डिंग होती है ना यहाँ पर बेटा, ये जो बॉन्डिंग होती है ना बेटा, ये जो बॉन्डिंग आपके पास होती है इसे आप एक नाम देते हो, इसे बेटा आप एक नाम देते हो सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या नाम देते हो बेटा? आप इसे नाम देते हो सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये जो बॉन्डिंग इनके बीच में होती है उसको। अब क्या है सिनर्जिक, क्यों नाम रखा गया है, अभी सिखाते हैं आपको। सबसे पहले मैम आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाएंगी। आप भी बनाओगे बेटा मैम के साथ।
अब देखो बेटा, ये है आपका मेटल और ये है आपका लीगेंड जिसका नाम क्या है, सीओ, कार्बोनिल। अब कार्बोनिल के अंदर क्या है, अगर आप कार्बोनिल के रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर की बात करो, है ना, कार्बोनिल जो होता है बेटा कार्बोनिल जो आपके पास होता है, देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इस तरीके से बॉन्डिंग होती है ना। एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो आपका इसका ऑक्सीजन का ही होता है ना। और ये बेटा आपके पास इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। आप चाहो तो मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा दूसरा कलर दे देती हूँ। ये इस तरीके से बेटा आपके पास स्ट्रक्चर होता है कार्बोनिल का। एक आपके पास क्या बनता है बेटा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। आप चाहें तो बेटा इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप वो लिखो, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये आपके पास सीओ का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसमें से एक रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी हुई है, और कुछ इसके पास ऐसे ऑर्बिटल हैं जो खाली हैं। अब ये पाई क्या है, पाई स्टार क्या है, तुमने बहुत अच्छे से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है। पहले सिग्मा होता है, फिर सिग्मा स्टार होता है, फिर क्या होता है, पाई होता है, पाई स्टार होता है ना। इस तरीके से आप पढ़ते हो ना बेटा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, है ना। फिर उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सब बच्चे ने क्लास 11th में पढ़ी हुई है। तो वहां से ये ऑर्बिटल्स आते हैं। अगर आपको नहीं भी आते तो कोई परेशानी नहीं है, बस इतना ध्यान रख लो कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी हुई है उसको मैं फिल्ड ऑर्बिटल लिख रही हूँ, वो पाई है जो ऑर्बिटल्स खाली हैं वो पाई स्टार है, ठीक है, ध्यान रहे। अब ये कोई भी मेटल हो सकता है आपके पास, ये मेटल कोई भी हो सकता है बेटा आपके पास। इसमें से आपके पास कुछ ऑर्बिटल्स हैं जो एम्प्टी हैं, जैसे कि डी ऑर्बिटल आपके पास क्या है, एम्प्टी है ना। और आपके पास जैसे आप लिख रहे हो, लेट्स से आप मैंगनीज लिख रहे हो, है ना, आप आयरन लिख रहे हो, तो आप क्या लिखते हो, 3d6 4s2 लिखते हो आयरन को, है ना। तो आपके पास जो है डी ऑर्बिटल के अंदर अगर मान लो कि जैसे 3d6 है, तो मान लो कि अगर आयरन +3 हो जाए, +2 हो जाए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बेटा डी से बाहर निकल जाएंगे, तो डी में खाली डब्बा बच जाएगा। तो वो जो खाली डब्बा होगा बेटा वो आपके पास ये है ना। अब जो अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये सब क्या है बेटा, ये अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये फील्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कही जाएगी। अब जब आप बॉन्डिंग करेंगे बेटा, जब आप बॉन्डिंग करेंगे, है ना, जब आप बॉन्डिंग करेंगे तो आप क्या करोगे, लीगेंड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को डोनेट कर देगा अपने भरे हुए डब्बे से उसके खाली डब्बे में। तो ये जो बॉन्ड बनेगा बेटा एज अ रिजल्ट, इसे आप सिग्मा बॉन्ड कह देंगे। ये जो रिजल्ट में ये बॉन्ड बनेगा उसको मैं सिग्मा बॉन्ड कह दूं, बिल्कुल कह दो मैम। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को दी तो मेटल को रोना आ गया, उसने अपनी भरी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से उसके एम्प्टी ऑर्बिटल में बैक डोनेट कर दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जो अगला बॉन्ड बनेगा उसको तो पाई ही बनना है, उसको तो पाई ही बनना है। कौन से कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑर्बिटल से डोनेशन किया है, पाई, और कौन से में डोनेशन हुआ है, पाई स्टार। ये बात किसी बच्चे के दिमाग में से ना निकले, है इस तरीके की ये बॉन्डिंग की। लीगेंड ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को दी और मेटल ने बैक डोनेट कर दी लीगेंड को। इस तरीके के भाईचारे को, इस तरीके की बॉन्डिंग को हम एक नाम से जानते हैं बेटा, हम एक नाम से जानते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक शब्द का इंग्लिश में मतलब होता है वर्किंग टूवर्ड्स सेम गोल। देखो दोनों का एक ही गोल है, अपने बीच में बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना, है ना। वो अपने तरीके से कर रहा है, वो अपने तरीके से कर रहा है। हम जब किसी से दोस्ती निभाते हैं तो है ना, हम अपने तरीके से दोस्ती निभाते हैं, वो अपने तरीके से निभाते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा ही करते हैं, तभी तो ना दोस्ती बहुत लंबी चल पाती है। सेम चीज है आपकी सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है बेटा। अब आप इसे लिखेंगे, मैं सिनर्जिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन लिख रही हूँ, ठीक है बेटा, लिखेंगे बेटा।
तो बेटा ये है डेफिनेशन. When ligand donates its electron density filled into empty orbital of metal and metal back donates its filled electron density into empty pi star orbital of the ligand. इसे कहा जाता है synergic bonding. Synergic शब्द का मतलब होता है working towards same goal. Working for same goal बेटा. वर्किंग फॉर द सेम गोल, एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं. वर्किंग फॉर द सेम गोल. ध्यान रहे बेटा, ये जो बॉन्डिंग होगी ना इसे हम बैक बॉन्डिंग कहेंगे. ये जो आपकी बॉन्डिंग हो रही है ना, जो पीछे से हो रही है, उसे हम बैक बॉन्डिंग कहेंगे. लिखो बेटा, है ना. इस बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे बेटा? इसको हम बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, है ना. एक बार बॉन्ड बनने के बाद दोबारा से जब तुम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस से डोनेट करोगे तो ऐसे जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं उसे हम बैक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं. ये बात किसी बच्चे के दिमाग में से ना निकले, ये पेज इधर छप जाना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए. कोई मुझे लापरवाही नहीं चाहिए, ठीक है. लिखो बेटा. अब चलते हैं बेटा आगे. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब आपके पास एक और रह गया था ना बेटा, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर. यहाँ क्या होता है बेटा? यहाँ ये होता है, इसके बारे में मैं ज्यादा बातें वैसे करूंगी नहीं क्योंकि बोर्ड्स में यहाँ से सवाल आते नहीं है. बस थोड़ा सा बताऊंगी, हल्का सा है, इसमें भी बहुत कुछ बट आते नहीं है सवाल, तो फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करना, है ना. आपका टाइम बहुत कीमती है. तो बेटा जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक लिगेंड है इथाइलिन, है ना. वो अगर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को जो डोनेट कर रहा है वो कौन सी हो? जैसे ये क्या है बेटा, दो बॉन्ड्स है ना इसके पास, जिसमें से एक सिग्मा है एक पाई है. तो अगर आपका जो लिगेंड है वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को डोनेट करता है ना, दो बॉन्ड दिख रहे हैं ना बेटा, एक सिग्मा होता है एक पाई होता है. तो ये पाई वाला बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अगर मेटल को डोनेट करने लग जाए लिगेंड, तो उसे पाई डोनर पाई एक्सेप्टर कहते हैं. बस इतना हमें अभी ध्यान रखना है. बहुत सी चीजें होती है इसमें बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर द बोर्ड, ठीक है. इसका एग्जाम्पल बेटा मैं बस लिख देती हूँ, उनको ध्यान रख लेना, ठीक है. एग्जाम्पल है ना, आपका हो सकता है C2H4 यानी कि इथाइलिन, आपका हो सकता है बेटा बेंजीन एटसेट्रा, कोई भी हो सकता है इसमें से. इथाइलिन का स्ट्रक्चर और ये बेटा बेंजीन का स्ट्रक्चर. अगर तुम्हें यहाँ पे एग्जाम्पल्स चाहिए तो आप सिंपल लिख सकते हो, कोई भी मोनो डेंटेट ligand बेटा. Any monodentate ligand can be the example of sigma donor. ध्यान रहे. अब क्या होता है बेटा, अब क्या होता है, नेक्स्ट चीज जो आपके पास आएगी वो आएगी बेटा अब लिस्ट ऑफ द लिगेंड्स. अब हम लिगेंड्स की लिस्ट को पढ़ेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिगेंड्स अब आपके पास आएंगे. आपको बेटा लिगेंड्स आपको अच्छा लगे या ना लगे लेकिन आपको याद होने चाहिए. अगर बेटा आपको लिगेंड्स याद नहीं है तो इस चैप्टर में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी. एक बार बस थोड़ा सा सांस अंदर लेके याद कर लेना, उसके बाद तो लाइफ सेट है ना. अब क्या होता है बेटा, सबसे पहले जो ये तुम्हें सिखाने वाला है, सबसे पहले जो ये तुम्हें सिखाने वाला है वो है न्यूट्रल लिगेंड्स. वो तुम्हें न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में सब कुछ बताएगा. न्यूट्रल में ही मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या जो भी, न्यूट्रल के बारे में सारी बातें करेगा सबसे पहले. तो न्यूट्रल लिगेंड्स कौन कौन से आ सकते हैं? तुम्हारे पास आ सकता है बेटा वाटर. स्ट्रक्चर ये होता है, वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता, इसका नाम हम एक्वा लिखते हैं या एक्वो लिख सकते हो. वैसे बेटा एक्वा ही लिखना, है ना. और चार्ज इस पर क्या है आपका 0 है. डोनर आटम, यहाँ पर कौन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कौन करता है? ऑक्सीजन इज द डोनर एटम.
ध्यान रहे, ठीक है। फिर आता है बेटा आपके पास अमोनिया। फिर क्या आता है बेटा आपके पास अमोनिया, जिसका नाम आप अब अमीन ध्यान रखेंगे, है ना। ये नाम है जो अब आपको इस चैप्टर के हिसाब से ध्यान रखने हैं। इन पे कितना चार्ज है और कौन सा डोनर एटम है, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। अमीन है तो अमीन का स्ट्रक्चर भी आपको आता है ना। यहाँ पर आपके पास क्या अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये नाइट्रोजन आपका डोनर एटम है। देन कार्बन मोनोऑक्साइड है बेटा, कार्बोनिल है। क्या है बेटा, कार्बोनिल तो यहाँ पर आपके पास जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। चार्ज इस पर 0 होता है बेटा। डोनर एटम आपके पास कौन सा होता है, कार्बन होता है। अभी मैंने आपको बताया था, इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन आपके पास क्या है बेटा, डोनर एटम। फिर आपके पास क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जिसको आप नाइट्रोसिल भी कह सकते हो बेटा, है ना। NO, इसमें तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है आपके पास, NO। यहाँ पर बेटा नाइट्रोजन आपके पास क्या होता है, डोनर एटम होता है। थायोकार्बोनिल है बेटा, यहाँ पर कार्बन नेगेटिव चार्ज, सल्फर पॉजिटिव चार्ज, एंड यू हैव अ डोनर एटम एज कार्बन, ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। ये पूरी की पूरी टेबल पे आपके लिए ये और ये तीनों चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको, बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी, हर बच्चा ध्यान रखे। अब चलते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट आता है आपके पास, अब न्यूट्रल लिगेंड के अंदर ही हम चल रहे हैं अपने मोनोडेंटेट में ही। अब आता है बेटा आपके पास पिरिडीन। पिरिडीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ये होता है बेटा आपके पास पिरिडीन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर कौन है बेटा, डोनर एटम आपका नाइट्रोजन, है ना। कोई इस पर चार्ज है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो डोनर एटम आपके पास नाइट्रोजन है, कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है। फिर क्या है बेटा, मिथाइल अमीन है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, डोनर एटम है, लिख दिया है आपने, है ना, कोई चार्ज है नहीं। N2 का स्ट्रक्चर तो आपको क्या ही बनाना, आपको पता ही होता है। N2 का स्ट्रक्चर क्या है, लोन पेयर है। डोनर एटम क्या है बेटा, नाइट्रोजन है बेटा, फॉस्फीन है, लोन पेयर, कुछ है ही नहीं इसमें जो तुम्हें नहीं आता। फॉस्फोरस पे बेटा क्या है आपका, लोन पेयर है, डोनेशन करवा दो, क्या परेशानी है फॉस्फोरस से, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है बेटा अब एसीटोन। एसीटोन भी तुम्हारा एक लिगेंड है जो कि न्यूट्रल है और बेटा मोनोडेंटेट है, जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो ऑक्सीजन के थ्रू डोनेशन करा दो, है ना, कुछ कुछ केस में बेटा कार्बन के थ्रू भी होता है, बट इसने नहीं बात करी है तो हम भी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्पेसिफिकली बोर्ड्स के हिसाब से ही चलना है यहाँ पे। फिर आता है बेटा आपके न्यूट्रल लीगेंड्स के अंदर ही बाइडेंटेट, है ना। बस मुझे तुमसे लीगेंड्स के अंदर उसका डोनर एटम कौन है, उसका नाम तुम अब किस हिसाब से लिखोगे, उस पर कितना चार्ज है, बस मुझे तुमसे इतना चाहिए और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो तुम्हें ये चीज़ें बेटा ध्यान रखनी है, मैं तुम्हें सब सिखा चुकी हूँ, बस अब मैं तुम्हें टेब्यूलर फॉर्म में बता रही हूँ, ये टेबल तुम्हें याद होनी चाहिए बेटा, ठीक है। इथिलीन डायअमीन है बेटा, स्ट्रक्चर तुम जानते हो उसका, कल तुमने मेरे साथ डिस्कस करा है। NH2 CH2 CH2 बेटा और NH2, है ना, ये है न्यूट्रली, ये न्यूट्रली है बेटा। डोनर साइड्स कितनी है, 2 है, और दोनों की दोनों डोनर साइड्स कहाँ से है बेटा, नाइट्रोजन से, तो इसलिए उसने लिखा है 2n एटम्स, चार्ज है इस पे 0, इसका नाम क्या है, इथिलीन डायअमीन। क्या नाम है बेटा, इथिलीन डायअमीन, जिसको हम प्यार से EN भी कहते हैं। EN जब हम IUPAC नेमिंग यूज करेंगे वहां पे काम आएगा, इथिलीन डायअमीन। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास अब पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड। अब आपके पास क्या आते हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड, पॉजिटिव लीगेंड बेटा, है ना। अब इसमें कौन कौन आएगा, सबसे पहले आपके पास आता है बेटा नाइट्रोसोनियम, स्ट्रक्चर उसने खुद ही बना के दिया है, चार्ज भी आपको पता है, डोनर एटम भी उसने लिख दिया है, आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है बेटा, इस पर आप इस तरीके से टिक कर सकते हैं। ये कौन है बेटा, नाइट्रोनियम, NO2 पॉजिटिव है, ये क्या है बेटा आपका, NO2 पॉजिटिव। इसमें आपका डोनर एटम कौन सा है, नाइट्रोजन है, चार्ज कितना है, +1 है। नाम याद होने चाहिए हर हालत में, नाम बेटा हर हालत में याद होने चाहिए। देखो पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड है
तो इन सब पे पॉजिटिव ही चार्ज आएगा, तो चार्ज पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, चार्ज पॉजिटिव ही रहेगा। NO पॉजिटिव, नाइट्रोनियम में NO2 पॉजिटिव, हाइड्राजीनियम में NH2 NH3 पॉजिटिव। स्ट्रक्चर होता है बेटा इसका कुछ इस तरीके से, NH2 NH3 पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है? ये पॉजिटिव चार्ज आपका नाइट्रोजन के ऊपर है। NH2 NH3 पॉजिटिव, हाइड्राजीनियम आयन, चार्ज कितना है बेटा? +1। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ हाइड्राजीनियम आयन लिख रहे हो, जब आप इसका लिगेंड का नाम लिखते हो बेटा तो वहां कोई आयन कुछ नहीं आता, आप सिंपल हाइड्राजीनियम ही लिखेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक नाम है जिनका आपको ध्यान रखना है। लिखो बेटा, मैं हट गई हूं। उसके बाद आपके पास आते हैं बेटा नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। उसके बाद आपके पास क्या आते हैं बेटा? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। अब इसमें कौन कौन आएगा? सबसे पहले उसमें ये डिस्कस कर रहा है आपसे मोनोडेंटेट। पहले क्या डिस्कस कर रहा है बेटा? मोनोडेंटेट आपसे ये डिस्कस कर रहा है। तो कौन कौन हो सकता है? H नेगेटिव हाइड्राइडो, है ना, O2 नेगेटिव ऑक्सो, O22 नेगेटिव परऑक्सो लिखा था, परऑक्साइडो लिखा था, है ना। OH नेगेटिव बेटा, OH नेगेटिव इसको क्या लिखेंगे आप? हाइड्रोक्सो। F नेगेटिव फ्लोरो, फ्लोराइडो, Cl नेगेटिव क्लोरो, क्लोराइडो, Br नेगेटिव ब्रोमो, ब्रोमाइडो, I नेगेटिव आइडो, आयोडाइडो, है ना। किस पर कितना चार्ज है, किसका क्या नाम है, किस में कौन सा डोनर एटम है, सब कुछ लिखा है। हर बच्चे को बहुत ही अच्छे से ये याद होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए बेटा। नेक्स्ट आता है आपके पास एसीटेट आयन, CH3COO नेगेटिव, तो एसीटेटो हो जाएगा। साइनाइड है तो साइनो या साइनाइडो लिखो, है ना। ये दोनों बेटा आपस में क्या है? एम्बीडेंटेट है। ये दोनों आपस में क्या है बेटा? एम्बीडेंटेट है। क्या है? एम्बीडेंटेट है ये आपस में, तो हमने यहाँ पर इनके साथ में एम्बीडेंटेट लिख दिया है। Cn नेगेटिव और फिर उसके बाद कार्बन से डोनेशन होगी। साइनाइड है तो बेटा कार्बन होगा, लिखा ही होगा वैसे उसने, कार्बन डोनर एटम है। यहाँ बेटा कौन सा डोनर एटम है? नाइट्रोजन डोनर एटम है। दोनों आपस में क्या है? एम्बीडेंटेट। सल्फाइट है बेटा, SO32 नेगेटिव। क्या है आपके पास? स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा सल्फाइट का? ये होता है आपके पास आपके सल्फाइट का स्ट्रक्चर, तो ये है। तो कितना चार्ज होगा बेटा? -2। और आपके पास जो है डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन है। वैसे तो बेटा 2 डोनर साइट है, बट स्टिल ये मोनोडेंटेट ही रहता है, क्योंकि रीजन क्या है बेटा कि जब आप इसकी चिलेशन करते हो, जब आप इसके रिंग फॉर्मेशन करते हो तो कैसे करते हो? जब आप इसकी रिंग फॉर्मेशन करते हो ना बेटा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से मेटल को जब डोनेट करी जाती है तो आपके पास 4 मेंबर्ड रिंग बनती है। तो 4 मेंबर्ड रिंग को बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं माना जाता, 4 मेंबर्ड रिंग को बेटा बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं माना जाता, इसलिए हम डोनेशन एक ही तरफ से करवाते हैं बस। ठीक है, फिर आता है बेटा इमाइड। क्या आता है बेटा? इमाइड। जैसे मान लो बेटा कि तुम्हारे पास अगर हो अमीन और तुम उसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दो तो क्या बन जाएगा? NH2 नेगेटिव, और फिर एक और को निकाल दो तो NH2 नेगेटिव बन जाएगा। इसे बेटा हम अमाइड कहते हैं, इसको हम बेटा अमाइड कहते हैं, तो इसको बेटा हम इमाइड कहते हैं। ई फॉर इमली, ई फॉर इमाइड। ज्यादा नेगेटिव चार्ज, इमली ज्यादा खट्टी, है ना, तो इसलिए अमाइड और इमाइड बेटा, ध्यान रहे ये चीज, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद बेटा क्या आता है? इसका नाम क्या रहेगा? सल्फाइट है तो सल्फाइटो, सिर्फ ओ लगाना है पीछे। ये क्या है बेटा? इमाइड है तो इमाइडो, बस इतनी सी बात है। डोनर एटम तुम्हें दिख ही रहा है कौन है। चलते हैं बेटा आगे। सल्फाइड S2 नेगेटिव होता है बेटा। अभी देखो आपने अमाइड देखा था, वो भी आपके सामने आ गया है अमाइड। फिर आता है बेटा नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा इस तरीके से। तो -1 चार्ज है ना, NO3 क्या है बेटा? -1 है, तो -1 का चार्ज है आपके पास। क्या बोलोगे आप इसे? नाइट्रेटो, है ना, नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो बोला जाएगा। सिंपल ई को हटा के ओ लगा दिया। फिर क्या है? नाइट्रो, अभी तुमने देखा था
इसका एम्बिडेंटेट रहता है ना, ये भी एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है। अगले पेज पे होगा शायद इसका एम्बिडेंटेट, तो जानते ही हो तुम इसको, या तो नाइट्रो लिखते हो या नाइट्राइटो एन लिखते हो। आज ही तुमने ये सब डिस्कस करा है मैम के साथ, ठीक है ना बेटा। चलते हैं आगे, है ना। देखो आगे अगला ही है ना, एम्बिडेंटेट का ही है ये भाई, तो ये भी तुम्हारा हो गया है, सब आता है तुम्हें। नाइट्राइटो लिखते हो, ये सेम आ गया है बेटा। या तो बेटा लिखोगे नाइट्राइटो या फिर लिखोगे नाइट्राइटो ओ, है ना, या फिर लिखोगे नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो और फिर नाइट्राइटो ओ। नाइट्राइड हो सकता है बेटा, N3 नेगेटिव आयन, है ना, तो उसको आप क्या लिख दो, नाइट्राइडो लिख दो। अजाइड को अजाइडो लिख दो। तो डोनर एटम कौन है बेटा, नाइट्रोजन, जिस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, अजाइडो। ध्यान रहे ये सब बेटा, मैं बेटा ज्यादा लीगेंड्स ना लेके आई ही नहीं हूँ, मैं उतने ही लेकर आई हूँ जितने कि तुमसे पूछे जाएंगे। लीगेंड्स तो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं लीगेंड्स, लेकिन जितने बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है मैं बस उतने ही लेकर आई हूँ। लिखो फिर आता है बेटा साइनेट आइसोसाइनेटो, ये भी दोनों आपस में एम्बिडेंटेट है, ये भी दोनों बेटा आपस में क्या है, एम्बिडेंटेट है। ये सब तुम्हें आता है ना। ये भी क्या है बेटा, एम्बी है, ये भी बेटा आपके पास क्या है, एम्बी है ना, दोनों के दोनों क्या है, एम्बी है, आम्बी है। चलो ये सब तुम्हें आता है, सब मैं आज की क्लास में तुम्हें करा चुकी हूँ, सब मैं करा चुकी हूँ बेटा। अब आ जाओ ये, हाँ ये हमने नहीं डिस्कस करा है। ये भी बेटा कौन से चल रहे हैं आपके, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स चल रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स चल रहे हैं, है ना। ध्यान रहे हम सबसे पहले न्यूट्रल डिस्कस कर रहे थे, फिर हमने पॉजिटिव डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। तो इसमें अब आता है बेटा एसिटाइल एसीटोनेटो आयन। तो आपका ना स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। अगर बेटा किसी तरीके से आपके पास कोई बेस आ जाए, कभी आपके पास बेटा कोई बेस आ जाए, आपको पता है बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को खींचने का काम होता है बेस का। तो बेस जैसे ही हाइड्रोजन को खींचेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हो ना बेटा टॉटोमेरिज्म, वहीं से ही तो आया है ना। और फिर रेजोनेंस कर दो बेटा, है ना, फिर क्या कर दो बेटा, रेजोनेंस कर दो, तो तुम्हारे पास जो स्ट्रक्चर बन जाएगा दैट विल बी CH3 CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो ऐसा बेटा आपके पास ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है जिसकी ये बात कर रहा है, ई स्ट्रक्चर की ये बात कर रहा है इसकी। तो ये तुम्हें एक्चुअली में ध्यान रखना है, ठीक है। ये है आपका स्ट्रक्चर। एसिटाइल एसीटोनेटो बेटा देखो एक ही नेगेटिव चार्ज है पूरे कंपाउंड पे, तो वही लिखोगे। एसिटाइल एसीटोनेट जो है उसका आयन है, तो एसिटाइल एसीटोनेटो कर दो, है ना। ACAC इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बेटा। शॉर्ट फॉर्म अगर कहीं पे लिखे हैं तो इसको याद रखना है, ये मैंने सजाने के लिए नहीं लिखे हैं, ये इनका यूज आएगा जब तुम IUPAC नेमिंग सीखोगे अगले लेक्चर में, तब उसका यूज आएगा। 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर क्या होते हैं, डोनर एटम होते हैं। कौन कौन से होते हैं तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, 2 ही ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा ग्लाइसिनेट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इससे सवाल आते हैं। NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, है ना। तो एक तो बेटा डोनर एटम है नाइट्रोजन और एक क्या है ऑक्सीजन, 2 आपके पास क्या है डोनर एटम्स है। चार्ज कितना है, -1 है। ग्लाइसिनेट है तो नाम क्या होगा, ग्लाइसिनेटो होगा। एक नाइट्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम क्या होंगे आपके डोनर एटम्स, क्या होंगे बेटा आपके डोनर एटम्स। देन वी हैव सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, है ना, ये भी आपको आता है।
ये, ठीक है। तो ध्यान रहे कौन कौन डोनेट करेगा बेटा, 2 ऑक्सीजन एटम, सल्फेट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फेटो। ध्यान रहे सारे के सारे लीगेंड्स बेहद इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे लीगेंड्स बेहद इंपॉर्टेंट है। एंड फिर उसके बाद आपके पास आता है बेटा डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम, जिसका आप लिख सकते हो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो, है ना बेटा। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो, ये बेटा आपके पास आपका स्ट्रक्चर होता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम का। 2 ऑक्सीजन डोनर एटम्स यहाँ पे नहीं होते हैं, 2 नाइट्रोजन एटम यहाँ पर डोनर एटम होते हैं। ध्यान रहे बेटा डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो। And then last but not the least that is the ethylene diamine tetraacetato, जिसको मैं क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। सब कुछ तुम्हें इसका पता है, सब कुछ तुम्हें इसका याद है और होना भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा हम लीगेंड्स की क्लासिफिकेशन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ध्यान रहे लीगेंड अगर आपको याद नहीं है तो ये चैप्टर का हो पाना बेटा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लीगेंड को याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं पता नहीं कितनी बार बोल रही हूँ। लिखो, अब स्टार्ट करते हैं बेटा वर्नर्स थ्योरी। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्या, वर्नर्स थ्योरी। अब देखो बेटा अगली चीज जो हमारे पास आती है दैट इज द वर्नर्स थ्योरी। नाउ वी विल बी हैविंग द वर्नर्स थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सवाल आते हैं वर्नर थ्योरी से। कहता है बेटे कि वर्नर थ्योरी जो है वर्नर ने बनाई थी, इसलिए उसे फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इसलिए इस बंदे को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। कहता है ही प्रपोज सम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स टू एक्सप्लेन हाउ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। ये पहला ही साइंटिस्ट थे आपके, पहले हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होती है उसको एक्सप्लेन किया, है ना। जो भी वो बता पाए उन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा द मेजर पॉस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी आर गिवन बिलो। अब जो भी चीज़ें हैं वो मैम आपको समझाएंगे, वो गिवन बिलो में बोल रहा है, अब आप बच्चों को समझाना शुरू कर दीजिए। अब देखो बेटा वर्नर थ्योरी ना हमें 2 चीज़ें बताती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर, है ना। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ये दोनों टर्म्स क्या होती हैं, अब इसे सबसे पहले सीखो। प्राइमरी वैलेंसी, सबसे पहले क्या सीखना है, प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को क्या बोला जाता है, प्राइमरी वैलेंसी को अब बोला जाता है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब मैं तुम्हें किसी भी एक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा देती हूँ। वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हम सीखेंगे जब हम IUPAC नेमिंग करेंगे, तो हर कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट मैं तुम्हें निकालना सिखाऊंगी। अभी के लिए मैं 1-2 बता देती हूँ, ठीक है बेटा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आपका क्या, प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी बेटा आपके पास होता है, सेकेंडरी वैलेंसी आपके पास होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी आपके पास क्या होता है बेटा, हमेशा ध्यान रहे वो आपके पास होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे बेटा मान लो कि आपके पास ये कॉम्प्लेक्स था, है ना, कॉपर NH3 4 बंद करके SO4, है ना। तो आप क्या करते हो बेटा, आप सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ते हो, Cu NH3 4
यहाँ क्या आएगा बेटा 2 पॉजिटिव, क्योंकि सल्फेट पे कितना चार्ज होता है बेटा 2 नेगेटिव का चार्ज होता है, यही आएगा। सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, यही आएगा। अब आपको करना क्या है, आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो आप इसको क्या मानोगे, मानोगे बेटा x। क्या मानोगे बेटा इसे x, तो आप लिखोगे x प्लस 4 इंटू 0। क्या लिखोगे बेटा x प्लस 4 इंटू 0। अब अमीन पे अभी आपको में भी ध्यान ना हो, जब आप इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अमीन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए मैम ने 4 के साथ क्या लिखा है 0 लिखा है। स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर +2 लिखा है, तो आपको भी +2 लिखना है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा +2। ये है यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि कॉपर यहाँ पर एज +2 प्रेजेंट है। कॉपर कैसे प्रेजेंट है बेटा, जो आपका मेटल है, जो आपका सेंट्रल मेटल है, मैंने क्या बताया था सेंट्रल मेटल भी हो सकता है ना, मेटल एज आयन भी प्रेजेंट हो सकता है। प्रेजेंट केस में मेटल नहीं है, मेटल आयन है ना, Cu2 पॉजिटिव आयन है। तो ये है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले उन्होंने बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर एक टर्म होती है प्राइमरी वैलेंसी, जिसको हम आज के मतलब प्रेजेंट सिनेरियो में हम उसे ऑक्सीडेशन स्टेट कह देते हैं। उन्होंने एक और चीज हमें बताई थी जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। और वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं आपके सामने ये सेम ही कॉम्प्लेक्स लिख दूं, अगर बेटा मैं आपके सामने ये सेम ही कॉम्प्लेक्स लिख दूं CuNH3 और साथ में SO4, तो जब मैं आपसे ये नंबर पूछूंगी, ये नंबर 4 ये क्या है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। आप चाहें तो इसका स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं, आप चाहें तो बेटा इसका स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। कितने अमोनिया इसको सराउंड कर रहे हैं बेटा, कितने अमोनिया इसको सराउंड कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं बेटा। तो इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका बेटा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है 4 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा 4 है। ठीक है, ये चीज हर बच्चे को ध्यान रहे कि आपको सबसे पहले उसने सिखाया था प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, हर बच्चे को बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। ठीक है अब कहता है बेटा कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयोनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयोनाइजेबल होती है, बट सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं होती। इस बात का क्या मतलब है, देखो मान लो मैं तुम्हारे सामने एक कॉम्प्लेक्स बनाती हूँ K4 FeCN6 है ना। जब तुम इसे तोड़ते हो बेटा तो क्या लिखते हो, 4K पॉजिटिव लिखते हो और फिर लिखते हो बेटा FeCN6 4 नेगेटिव है ना। अब जब तुम इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालोगे X+6 साइनाइड पे बेटा -1 चार्ज होता है, टेबल से देख लेना मिल जाएगा। तो तुम्हारे पास कितनी आ गई बेटा +2 आ गई, कितनी आ गई +2 आ गई। तुम्हारे ऊपर ये 4 नेगेटिव का चार्ज कैसे आया, तुम्हें कैसे पता चला, क्योंकि तुमने इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ा, ये कॉम्प्लेक्स आयोनाइज हो पा रहा है। जो इसमें आयोनाइजेशन स्फेयर का पार्ट है ना, जो आयोनाइजेशन स्फेयर का पार्ट है, जो काउंटर आयन है, इसी की वजह से इसके ऊपर -4 चार्ज आ रहा है। तभी तुम क्या निकाल पा रहे हो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पा रहे हो, यानी कि तुम प्राइमरी वैलेंसी निकाल पा रहे हो। इसलिए प्राइमरी वैलेंसी क्या है, आयोनाइजेबल है। सेकेंडरी वैलेंसी का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, तोड़ो वोड़ो कुछ भी करे तो अंदर पहले भी था बाहर भी था, जो करना है करो भाई, हमें मतलब नहीं है। तो ये है इस रिस्पेक्टिव पॉइंट का मतलब। ठीक है बेटा नेक्स्ट आता है प्राइमरी वैलेंसी of the central metal atom represents the ionization state whereas that represents the coordination number। अभी ionization state से बस तुम्हें थोड़ा परेशान करने की कोशिश कर रहा है और तुम परेशान पर होना मत, है ना। ionization state से बस तुम्हें थोड़ा परेशान करने की कोशिश कर सकता है, बट तुम परेशान होना मत, क्योंकि तुम्हारे लिए ionization state का दूसरा एक और नाम है, तुम्हारे पास दूसरा एक और शस्त्र है जो तुम जानते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम जानते ही हैं कि प्राइमरी वैलेंसी हमेशा हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है,
ओके मैम। फिर आता है बेटा, एवरी मेटल एटम हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज, इट हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी कंपाउंड के अंदर बेटा जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो फिक्स्ड होती है, हम जानते ही हैं, है ना, कि आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो फिक्स रहेगा, क्योंकि बेटा देखो आपके स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर तो कभी कुछ निकल के जाएगा नहीं, यही इस रिस्पेक्टिव चैप्टर का बेसिक है ना। नॉन आयोनाइजेबल होता है, इंडिविजुअल टेस्ट नहीं देता, ये है वो है, रिटेन करके रखता है अपनी आइडेंटिटी, सब कुछ बताया था फर्स्ट लेक्चर में। तो जब स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर कुछ निकलेगा ही नहीं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों बदलेगा? कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता, तो कमरे में कुछ चेंज कैसे हो जाएगा? कोई मर थोड़ी जाएगा, यहाँ ये लोग थोड़ी हैं, ध्यान रहे। चलो बेटा, अब क्या है? The primary valency of the central metal atom is satisfied by the negative ions, but secondary valencies may be satisfied by the negative ions or neutral molecules. Oh हो ये क्या कह दिया? देखो अभी तुमने क्या देखा था? देखो मैं तुम्हें एक तो ये बात बता देती हूँ कि वर्नर जब तक थे ना तब तक उनको ऐसा समझ लो कि पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड के बारे में पता ही नहीं था। तुम ऐसा समझ लो, कहीं लिखा नहीं है पर तुमको इसकी पूरी की पूरी थ्योरी के अंदर कहीं पर भी पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड की कोई बात तुम्हें कहीं मिलेगी ही नहीं। तो तुम ये बात ध्यान रखना बेटा, है ना, कहीं लिखा नहीं है बट रिजल्ट यही बताता है, ठीक है। अब जैसे मान लो बेटा तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स है कॉपर, है ना, NH3 4 और क्या, सल्फेट। अब यहाँ पर जब तुम इसे तोड़ोगे, है ना, जब तुम इसे तोड़ोगे बेटा तो तुम्हें क्या मिलेगा? कॉपर NH3 4, यहाँ कितना बेटा +2 और यहाँ कितना SO4 2-, यानी कि जो तुम्हारे पास प्राइमरी वैलेंसी है ना, उसको सेटिस्फाई कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आयन ही कर सकता है ना। इस नेगेटिव आयन की वजह से ही इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आएगा। क्या यहाँ पे मैं कभी कुछ न्यूट्रल रख सकती हूँ? बाहर बेटा कभी भी कोई चीज़ न्यूट्रल नहीं आती है, कभी भी। अगर आपके पास मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स, अगर कोई ऐसा भी कॉम्प्लेक्स हो जो खुद ही न्यूट्रल हो, है ना, अगर मान लो बेटा तुम्हारे पास खुद ही कोई कॉम्प्लेक्स अगर न्यूट्रल है, खुद ही तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है कि इसके ऊपर 0 चार्ज है, तो इसके बाहर फिर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर इसके बाहर आपके पास जो आयोनाइजेशन स्फेयर में जो चीज होती है, जो आपके काउंटर आयंस होते हैं, वो हमेशा चार्ज्ड होते हैं बेटा, है ना, वो हमेशा चार्ज्ड होते हैं। जैसे मान लो अब मैं ऐसे लिख दूं Na+, तो बेटा आप उसके साथ Cl- ही लिखोगे ना। अब Na+ के साथ आप Cl तो लिखोगे नहीं, है ना। तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर +2 चार्ज है, ऐसा मत सोचो कि इसके टूटने पर ये +2 चार्ज है, ऐसा मत सोचो कि सल्फेट है तो ही इसके ऊपर +2 का चार्ज रहेगा। सल्फेट ना भी हो तब भी इस कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज तो रहेगा ही रहेगा बेटा, वो तो रहेगा ही रहेगा। उसको सेटिस्फाई करने के लिए सल्फेट आता है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वाटर नहीं आ सकता। वाटर तो बेटा न्यूट्रल है, या अमीन नहीं आ सकता क्योंकि वो भी न्यूट्रल है। इस पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिव लाना पड़ेगा। Na+ के साथ सॉल्ट बनाने के लिए Cl- लाना पड़ेगा। Cl नहीं ला सकती मैं F नहीं ला सकती, मैं कुछ और नहीं ला सकती, मैं चार्ज स्पीसी ही ला सकती हूँ और ऑपोजिटली चार्ज स्पीसी ही ला सकती हूँ। जाहिर सी बात है। इन नटशेल तुम ये चीज का ध्यान रखो कि कभी भी आयोनाइजेशन स्फेयर के अंदर कभी भी कोई न्यूट्रल लीगेंड या न्यूट्रल, लीगेंड की बात ही नहीं करनी, लीगेंड शब्द मैंने गलत ले लिया। बाहर जो चीज है वो लीगेंड नहीं है, जो अंदर है वो लीगेंड है। मैं बोल रही हूं बाहर जो चीज प्रेजेंट है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो चीज प्रेजेंट है वो लीगेंड नहीं हो सकती। लीगेंड, सेंट्रल मेटल, सब कुछ मैंने जहां जिन चीजों के लिए यूज किया है वो उनके लिए ही है। बाहर वाली चीज आयोनाइजेशन स्फेयर है ना। मैंने ही बोल दिया था, मैं ही करेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान रहे बेटा। कभी तुम मेरी बात सुन के उसको लीगेंड मान लो, है ना, तो ध्यान रहे, ठीक है बेटा। तो हमेशा आयोनाइजेशन स्फेयर में हमेशा बेटा, उसको तो पॉजिटिवली चार्ज के बारे में तो पता ही नहीं है ना अभी, तो वो तो नेगेटिव ही बोलेगा और न्यूट्रल हो नहीं सकता। तो फिर प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले नेगेटिवली चार्ज लीगेंड ही हो सकते हैं। परंतु सेकेंडरी वैलेंसी वालों के साथ तो बहुत ही पर्क्स हैं। जैसे मान लो बेटा मैं इसी कॉम्प्लेक्स की बात करूं, है ना, ये कॉम्प्लेक्स ले लूं मैं, कोबाल्ट है, लो भाई अमीन ले लो भाई Cl ले लो भाई पॉजिटिवली चार्ज लगा लो ये न्यूट्रल लिगेंड भी है ना।
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो वो अमोनिया की वजह से भी है। अमोनिया अपने यहाँ पर क्या है? न्यूट्रल है। Cl यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है ना? ये क्या है बेटा? ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी को तुम न्यूट्रल लिगेंड से भी सेटिस्फाई कर सकते हो, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड से भी सेटिस्फाई कर सकते हो, क्योंकि वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर है, अंदर जो है भाई उसके हिसाब से सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है बेटा? Secondary valencies of the metal are always directed towards fixed position in space and this leads to definite geometry of the coordination complex, है ना? सिंपल सी बात है बेटा कि जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना, वो हमेशा हमें हमारे कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री के बारे में बताती है ना? मैंने आपको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन करके एक चीज बताई थी, कैसे कैसे आपके रिस्पेक्टिव लिगेंड्स मेटल के आसपास प्लेस्ड होते हैं, वो हमें हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। जैसे मान लो बेटा, जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स अभी यही लिखा हुआ है तुम्हारे पास, है ना? कॉपर NH3 4 लिखते हो, 2 पॉजिटिव लिखते हो, है ना? तो यहाँ पर बेटा तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। तो तुम्हें अपना स्ट्रक्चर बेटा ऐसा ही बनाना पड़ेगा। तुम्हें बेटा अपना स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाना पड़ेगा, किसके साथ? लिगेंड के साथ। और ये 4 लिगेंड आएंगे, ये 4 शब्द मेरे मुंह से क्यों आया? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा? 4 है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? वो सेकेंडरी वैलेंसी होती है। यहाँ पे +2 चार्ज से कौन सी शेप पता चल रही है मुझे? क्या पता चल रहा है मुझे कि कौन सी शेप होगी? पता चलेगा बेटा मुझे कि कौन सी शेप है? बताओ तुम बता दो कि इसमें मैं शेप बता सकती हूँ कि नहीं बता सकती हूँ। तुम ही बता दो बेटा, तुम ही बता दो कि क्या मैं शेप बता सकती हूँ या मैं नहीं बता सकती हूँ। ओके, तो कभी भी प्राइमरी वैलेंसी आपको कोई ज्योमेट्री के बारे में नहीं बता सकती, वो सिर्फ आपको क्या बताती है? ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। सेकेंडरी वैलेंसी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, स्पेशल अरेंजमेंट बढ़िया सब बता सकती है। ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया है। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो आयोनाइजेबल होती है, वो नॉन आयोनाइजेबल होती है, डू नॉट प्रोवाइड ज्योमेट्री, दे प्रोवाइड ज्योमेट्री, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ये डायरेक्शनल होते हैं। बेटा नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल से सिर्फ इतना ही मतलब है, अगर आपका कोई डायरेक्शन होगा, है ना, तभी आपकी ज्योमेट्री डिसाइड होगी, नहीं तो ज्योमेट्री डिसाइड नहीं हो सकती। ज्योमेट्री का डिसाइड करना, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर ही बताता है, तो वो डायरेक्शनल होते हैं, इसका यही मतलब है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा डॉटेड लाइन से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सॉलिड लाइन से। इसका क्या मतलब है ये भी मैं अभी बताऊंगी, ये भी बताएंगे आपको। पहले इतना लिख लो बेटा, पहले इतना लिखो। अब नेक्स्ट आपके पास आता है ये आपका कॉम्प्लेक्स। दिस इज द कॉम्प्लेक्स COCl3.6NH3। अब कुछ कॉम्प्लेक्स उसने आपके सामने लिख दिए, है ना, उसको नहीं पता है कि इनका क्या स्ट्रक्चर बनेगा। उसने सॉल्ट को वो करा था ना, फ्यूज करा था, इक्विमोलर रेशो नहीं लिए थे, ऐसे फ्यूज करके रख दिया, ऐसा कुछ बन रहा है, समझ सा नहीं आ रहा है ना। क्या करता है, बीकर में जो बनाया उसमें AgNO3 डाल दिया। चलो डाल देते हैं AgNO3। जब AgNO3 डाला तो उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा बेटा, जैसे ही वो इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन किससे कराने लगा? AgNO3 से कराने लगा, तो उसको क्या मिलने लगे? उसको मिले बेटा PPT। उसको क्या मिले बेटा? PPT। व्हाइट कलर का PPT किसका PPT मिल रहा है उसको? उसको AgCl का PPT मिल रहा है, सफेद रंग का, है ना, AgCl। तो कितने PPT मिले उसको? 3 मोल ऑफ AgCl, है ना, 3 मोल मिले बेटा किसके? उसको AgCl के। अच्छा भाई, ठीक है, मिले होंगे। यहाँ देखिए अगले में देखिए कितने मिले। यहाँ जब उसने देखा, है ना, तो उसको 2 मोल मिले किसके? AgCl के। उसको 2 मोल ऑफ AgCl मिले, है ना। यहाँ देख रहा है तो यहाँ तो बेटा उसको एक ही मिल रहा है मोल, किसका? AgCl का। और यहाँ उसको काछू नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो बेटा, अगर तुम्हारे पास सिंपल सी बात है कि अगर 3 मोल ऑफ AgCl मिल रहे हैं तो ये तो तय है, तो ये तो तय है कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl
3 आएंगे, क्योंकि जो बाहर की चीज होती है सिर्फ वही रिएक्शन करती है, अंदर प्रेजेंट चीज तो बाहर ही नहीं आती, तो वो कैसे रिएक्शन करेगी, तो वो कैसे AgCl का पीपीटी देगी, नहीं दे सकती। तुम्हें 3 मोल मिल रहे हैं AgCl के, तो ये तय है बाहर 3 Cl आएंगे। अब रख दो जो जो बचा है। कौन है सेंट्रल मेटल आइटम, कौन है कार्बोनिल है, और साथ में कौन है अमीन है तुम्हारा लिगेंड, अमोनिया के साथ मतलब अमीन के साथ लगा दो 6, बन गया स्ट्रक्चर, बन गया मॉडर्न फॉर्मूला। और क्या चाहिए तुम्हें, और क्या चाहिए बेटा। अब कितना मोल मिल रहा है AgCl का, देखो तुम ना खुद से ही पहले ये डिसाइड कर लिया करो कि कितना मोल मिल रहा है, तो उसके हिसाब से बाहर लिख दो 2Cl, क्योंकि उसी की वजह से तुमको क्या मिलेगा AgCl का पीपीटी मिलेगा। ठीक है, फिर कितना बचा, एक तो बचा बेटा कार्बोनिल, और तुम्हारे पास अमीन कितने हैं 5 हैं, वो तो जितने हैं उतने लिख दो, और एक Cl बेटा यहाँ लिख दो। 3 Cl थे, 2 बाहर चले गए तो एक अंदर ही जाएगा, जाहिर सी बात है, मैं कोई रॉकेट साइंस तो पढ़ा नहीं रही हूँ, है ना बेटा। अब क्या है, अब कितना मोल मिल रहा है बेटा आपको AgCl का, एक ही मिल रहा है तो एक ही Cl बाहर जाएगा, तो कोबाल्ट हो गया, अमीन हो गया 4, एंड देन वी हैव Cl2, देन वी हैव Cl2। ओके डन। फिर आपके पास आता है बेटा अगली चीज, दैट इज कोबाल्ट NH3 एंड Cl3। बना लिए तुमने बहुत ही प्यार से इस डाटा से स्ट्रक्चर, बहुत प्यार से बना। जितना तुमको बेटा AgCl का मोल मिलता है बस इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए बस। उसके हिसाब से स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितने आएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितने आएंगे, बस उतना ध्यान रखना। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर बेटा कितने आएंगे, बस उतना ही ध्यान रखना। ओके, चश्मा बदल गया मैम का, हाँ क्योंकि मैम अपना चश्मा जो है घर पे भूल आई थी तो कोई देने आया है, तो बिना चश्मे के मैम को पढ़ाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये नंबर वाला चश्मा नहीं है, ये लाइट वाला चश्मा है। आई हैव अ वेरी मच, आई कैन नॉट बेयर द लाइट्स वेरी मच, इसलिए आपको मेरी क्लास में बहुत ज़्यादा लाइट्स भी नहीं दिखाई देंगी, बहुत डिम लाइट में ही मैं पढ़ाती हूँ। ब्लैक बोर्ड उससे ज़्यादा अच्छा दिखता है, हम इतने अच्छे नहीं दिखते हैं, बट कोई बात नहीं, ब्लैक बोर्ड अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, तो हो गया बेटा। अब ना वो आपसे पूछेगा बेटा कि यहाँ पे जो है कैटायन कौन है ना, एनायन कितने हैं, है ना, टोटल कितने हैं। अब देखो तुमको सबसे पहले मैं बताती हूँ बेटा कि यहाँ पर ना कैटायन कौन होगा। यहाँ पर जो तुम्हारा कैटायन होगा वो होगा बेटा कोबाल्ट NH3 6, और उसके ऊपर कितना चार्ज बेटा, उसके ऊपर कितना चार्ज, उसके ऊपर +3 का चार्ज, यानी कि आपके पास कैटायन कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 1। और एनायन कितने होंगे, टूट कर बेटा ये आपको क्या देगा, +3 Cl नेगेटिव, यानी कि 3 आपके पास एनायन होंगे। तो टोटल आपके पास जो आयंस आएंगे वो आएंगे बेटा आपके पास 4, टोटल आयंस आपके पास आएंगे 4। अब क्या है, फिर आएगा बेटा आपके पास उस कॉम्प्लेक्स को तोड़ो, उस कॉम्प्लेक्स को तोड़ो बेटा, कोबाल्ट NH3 5 Cl +2 बेटा, +2 Cl नेगेटिव। कैटायन यहाँ पर भी 1 है, पर एनायन यहाँ पर कितने हैं बेटा, 2 हैं। एनायन कितने हैं बेटा, 2 हैं, तो टोटल कितने हो गए, 1 और 2 मिलाकर 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है बेटा। फिर उसको तोड़ो, ये कैसे टूटेगा, कोबाल्ट NH3 4 बेटा Cl2 पॉजिटिव +Cl नेगेटिव, ऐसे टूटा। यहाँ बेटा कैटायन भी 1, एनायन भी 1, टोटल आयंस कितने, 2। टोटल आयंस कितने बेटा, 2। फिर आता है यहाँ, तो बेटा कोई आयन तुम्हें मिलेगा ही नहीं, है ना, यहाँ कोई आयन है ही नहीं, कोई आयन नहीं है बेटा। कैटायन एनायन एक सिंगल यूनिट आपके पास प्रेजेंट है ना। अब बेटा मैंने मतलब आपने वो पढ़ा होगा बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो आपकी कंडक्टेंस होती है ना बेटा, जो आपकी कंडक्टेंस होती है बेटा, वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है ना बेटा।
कंडक्टेंस जो है बेटा वो आपके किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं इनको नाम दे दूँ ना बेटा 1 2 3 4, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होते हैं उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस होती है। तो 1 की सबसे ज़्यादा, फिर 2 की सबसे ज़्यादा बेटा, और फिर 3 की सबसे ज़्यादा। ठीक है, इस टेबल से मुझे किसी भी बच्चे से कोई डाउट नहीं चाहिए, किसी भी बच्चे से मुझे इस टेबल से कोई डाउट नहीं चाहिए। ये बात बेटा हर बच्चे के दिमाग में बैठ जाए, मुझे यहाँ कोई डाउट नहीं चाहिए। आप एक बार देखो, 2 बार देखो, 1000 बार देखो, पर देखो। ठीक है, देखो मैंने ऐसे भी लिख दिया है ताकि तुम्हें एकदम से क्लैरिफाई हो जाए कि मैम ने कैसे तोड़ा है बेटा। ठीक है, अब क्या है ना, मैंने तुम्हारे लिए जो है एक पेज बनाया है। इस पेज से तुमको ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो हैं इनका जो है इस तरीके से, जैसे वर्नर थ्योरी में मैंने तुम्हें समझाया है, सब कुछ बना के देखना कितने आयंस है, ये सब कुछ ज़्यादा लिखा ही हुआ है। तो ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग पोर्शन है, ये तुम्हारा होमवर्क है ना, और ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, ये तुमको अंडरस्टैंड करना है ना, बस समझना है बेटा इसे, और कुछ नहीं करना है। जो मैम ने समझाया है उसी के बेसिस पर ही तुम्हें समझना है। एक और चीज़ बेटा हमेशा ध्यान रखना, अब मैंने तुम्हें इतना तो बता ही दिया है ना, पर तुम्हें सोचो कि तुम्हें इतना भी टाइम नहीं लगाना, तुमको इससे भी जल्दी करना है। तो हमेशा ध्यान रखो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वर्नर थ्योरी के हिसाब से, देखो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड की बात तो वो कर नहीं रहा, वो न्यूट्रल की कर रहा है या नेगेटिव की कर रहा है। तो वर्नर थ्योरी के हिसाब से है ना, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर न्यूट्रल लिगेंड आएगा। देखो न्यूट्रल लिगेंड बाहर तो हो नहीं सकता, और अगर तुम्हारे पास न्यूट्रल लिगेंड लिखा है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही डालना है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं डालना है, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही आएगा, ये बात ध्यान रहे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही आएगा न्यूट्रल लिगेंड, बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना बेटा, सुन रहा है ना तुम्हें, इधर जा रहा है ना तुम्हारे, इधर भी जा रहा है ना और इधर भी जा रहा है ना, हाँ। तो न्यूट्रल लिगेंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। तो पहले देखो कितना है, पहले शुरू में तुम्हारे पास 5 है ना, 6 है शुरू में, 6 तो 6 के 6 अंदर डाल दो, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है। न्यूट्रल लिगेंड को पहले अंदर डाल दिया करो, एकदम डन। उसके बाद तुम्हारा काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखो तुमने 6 डाल दिए, अंदर डाल दिए है ना, फिर सीएल तो तुमने 3 बार लिखना ही है क्योंकि एजीसीएल की पीपीटी 3 है ना, फिर एजीसीएल की पीपीटी तुमने 2 लिख दिए, तुमको पता है अमीन तो आएंगे ही आएंगे 5 यहाँ पे, तो एक सीएल ही तो बचेगा, अंदर ही जाएगा वो। तो ऐसे बेटा तुम इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर पाओगे, तुम्हें क्वेश्चंस को करने में आसानी बहुत रहेगी। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब मैं इसमें से तुम्हें कोई भी एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। COCl3.6NH3 ही ले लेते हैं, है ना। क्या ले लेते हैं बेटा, हम ले लेते हैं COCl3.6NH3, यानी कि जो अपना स्ट्रक्चर है, CO में अमीन के लिगेंड्स 6 हैं और Cl बेटा कितने हैं, 3 है। Cl बेटा कितने हैं, 3 है। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। अब क्या है ना बेटा, मुझे इसका ये नहीं पता कुछ भी, मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊं, देखो कोबाल्ट को रखना है बीच में, ठीक है। पहले सारे तुम जो है, अच्छा ये मत बनाओ बेटा, ये मत बनाओ क्योंकि इसमें ना चीज़ें थोड़ी कम दी हुई हैं। एक ना अपन वो भी लेते हैं अंदर ना, इसको अपन ले लेते हैं 5, इसको ले लेते हैं Cl। अब ठीक है ना। अब बेटा पहले आप बनाएंगे किसको, न्यूट्रल लिगेंड्स को। तो एक ये पहले क्या बनाएंगे बेटा, न्यूट्रल लिगेंड्स को। एक ये हो गया, और 2 3 4 5 ये हो गए बेटा क्या, न्यूट्रल लिगेंड्स। फिर क्या है बेटा, एक है आपका नेगेटिवली चार्ज लिगेंड और एक बेटा आपके पास क्या है, आपका सेकेंडरी, है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। स्ट्रक्चर में मैंने, रुको, 1 2, अच्छा तभी तो मैं कहूँ बेटा Cl 2 आएंगे ना, Cl को 2 लिखो बेटा,
तो सबसे पहले हमने बनाने हैं अपने न्यूट्रल लिगेंड्स। 1 2 बेटा, 3 4 4 और फिर बेटा 5। अब आ जाओ एक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड पे, वो यहाँ आएगा। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के साथ बेटा डॉटेड स्ट्रक्चर भी लिखना है। क्या लिखना है? थोड़ा सा डॉटेड भी रहेगा, वो अच्छे से बनाते हैं इसको थोड़ा। ये बेटा डॉटेड भी रहेगा, ठीक है। और एक बेटा डॉटेड यहाँ बना दो और एक डॉटेड बेटा यहाँ बना दो। अब बिल्कुल आराम से आप समझ जाएंगे। देखो, जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं बेटा, उनको हमेशा सॉलिड लाइन से लिखा जाता है। जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स है बेटा, उनको हमेशा सॉलिड लाइन से लिखा जाता है। जितने भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं, उनको दोनों लाइन से लिखा जाता है। और जो आपके काउंटर आयंस हैं, जो कि आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है, उनको हमेशा सिंपल डॉटेड लाइन से लिखा जाता है। अभी तुमने देखा, अभी तुमने सुना, प्राइमरी वैलेंसीज को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि तुम्हारी ये जो 2 Cl हैं, उसी की वजह से इसके ऊपर चार्ज डिसाइड होगा और उसी के बाद ही आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी निकलेगी, है ना। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? डॉटेड लाइंस होते हैं, क्योंकि ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा था बेटा? सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हो तुम क्या? अपनी सेकेंडरी वैलेंसी को। सेकेंडरी वैलेंसी इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। कौन कौन है? अमीन है और Cl है। अब एक न्यूट्रल है, एक नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों को रिप्रेजेंट करने का अपना अपना तरीका है। ये जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है ना बेटा, यहाँ पर ये जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है ना, ये सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता है। ये बेटा सेकेंडरी एंड प्राइमरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है ना। दोनों वैलेंसी को क्या करता है बेटा? सेटिस्फाई करता है। ये आपका नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। कैसे मैम? देखो, ये कोऑर्डिनेशन नंबर का भी पार्ट बन रहा है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर का पार्ट बन रहा है ना। तुम्हें पता है कि Cl की वजह से तुम्हारे पास तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है ना। अब ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये प्राइमरी वैलेंसी में भी करेगा, है ना। कैसे? इधर देखो, इस CO को मान लो X, अमीन कितने हैं? 5, इस पे लिखो 0। Cl पे कितना चार्ज होता है? -1। इस जब तुम इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ोगे तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा बेटा? कोबाल्ट NH3 5Cl +2 बेटा, और क्या 2Cl माइनस, तो इस पे कितना चार्ज आ गया? +2। तो ये जो तुम्हारा आंसर आएगा ये +3 आएगा। +3 कैसे आ गया? इसके ऊपर तो, कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो सिर्फ +2 चार्ज ही है, तो फिर +3 कैसे आया? क्योंकि अंदर प्रेजेंट वाले Cl ने भी -1 चार्ज दिया, जो जाके +3 बनाया, और +3 तुम्हारी प्राइमरी वैलेंसी है। तो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी प्लस प्राइमरी वैलेंसी दोनों में जाके अपना अपना रोल प्ले करते हैं। वो कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिसाइड करेंगे, अगर वो ब्रैकेट के अंदर है तो वो तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिसाइड करेंगे। इसलिए प्राइमरी वैलेंसी को लिखने का तरीका डॉटेड लाइंस, सेकेंडरी वैलेंसी को लिखने का तरीका स्ट्रेट सिंगल लाइन। अब कोई ऐसा हो जो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता हो, सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता हो, तो दोनों का भाग उसमें जोड़ा जाएगा ना, तो उसको डॉटेड और स्ट्रेट दोनों से लिखा जाएगा। उसको डॉटेड और स्ट्रेट दोनों से लिखा जाएगा। ये सेटिस्फाई करता है दोनों, प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को भी। ये क्या करता है? ये सेटिस्फाई करता है प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को भी। ये बात किसी बच्चे के दिमाग में से ना निकले, है ना। ये डॉटेड और ये स्ट्रेट और ये डैश्ड क्यों लिखा है बेटा? इसलिए मैंने आपको समझाया, ठीक है। बस अब आज के लिए इतना ही हम करेंगे, आज के लिए इतना ही है बेटा, है ना। बस जितना मैम ने आपको समझाया है उसको बहुत अच्छे से करना है। D&F की NCERT को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, आराम से पूरी NCERT करो, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड साथ साथ में चल ही रहा है, उसको साथ साथ में ही करो, बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं होने देना है। हमेशा से मैंने क्या सिखाया है, डेली का काम डेली करिए और बैकलॉग की कोई बीमारी आपको
कभी नहीं होगी। एग्जाम पास में आने वाले हैं, है ना, पास में क्या आने वाले हैं, इट्स ऑलमोस्ट देयर, इट्स ऑलमोस्ट देयर, है ना, ज़्यादा दूर नहीं है बेटा एग्जाम्स। तो जो पीछे चल जा चुका है उसको साथ साथ में रिवाइज करना है, और जो साथ में चल रहा है उसको साथ ही में ही पक्का करना है। कुछ बच्चे लिखते हैं मैम वन शॉट दे दो, वन शॉट दे दो। देखो बेटा, वन शॉट में टीचर इतना डीप में थोड़ी ना पढ़ा पाता है, टीचर के पास भी टाइम लिमिट होती है। अब हमें वहाँ पर 3 से 4 घंटे दी जाते हैं, क्या 3 से 4 घंटे में हम एक बच्चे को डिटेल पढ़ा पाएंगे जिसने एक बार भी नहीं पढ़ा है? तो आप पहले एक बार संकल्प से पढ़िए, फिर रिविजन के लिए बेटा आप विजेता में आना। पर आपको पहली बार में अगर आप वन शॉट अपने दिमाग में रखोगे तो आप आंसर्स कैसे दे पाओगे बेटा? आपको वन शॉट में रिवीजन के हिसाब से बताया जाता है ना। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज, टीचर भी आपको एक चीज कराने में बेटा 1-1 घंटा थोड़ा ना लगा सकते हैं। यहाँ तो हमारे पास टाइम की कोई वो नहीं है, आराम से हम अपने अपने हिसाब से टाइम लेके समझा सकते हैं, है ना। आप यहाँ से चैप्टर को डन करो बेटा, फिर उसके बाद विजेता में उसको अच्छे से एक बार और दूसरी टाइम भी हो जाएगा, है ना। ये मत सोचो कि वहीं से ही करना है, फिर वो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। वन शॉट के भरोसे बोर्ड्स में नहीं बैठा जाता बेटा। अभी मिल रही है चीजें, उसको करिए, खत्म करिए उसको। जब उसका नंबर आएगा चैप्टर का तब उस टाइम पे रिवाइज कर लेना, यूं थोड़ा ना कि उसके भरोसे ही बैठे रहोगे, है ना। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ ही हम खत्म करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।